राम राम जी सारे ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज हम SSSC असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क है इसका पेपर लेकर आए हैं जो कि 2021 में हुआ था। इस पेपर में जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सब का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। वीडियो को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, हरियाणा से संबंधित अस्थि कौन है। तो हरियाणा से संबंधित अस्थि बतानी है। ऑप्शन है हीरा सिंह, बाबू दयाल शर्मा, कल्पना चावला, इनमें से सभी। तो हरियाणा से संबंधित ये सारे हैं। कल्पना चावला जिसका जन्म करनाल में हुआ था 1961 में और इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1 फरवरी 2003, यानी कि 1 2 3 इस तरह याद रख सका हम कि 1 फरवरी 2003 में कल्पना चावला है जो कोलंबो यान है उसमें इसकी मृत्यु हुई थी। जो कल्पना चावला है, कल्पना चावला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वे सभी कहाँ पर हैं, करनाल में है। जैसे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, लेकिन कल्पना चावला तारामंडल है वो कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में स्थित है। तो याद रखना, पेपर में बहुत बार पूछा गया है कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। बाबू दयाल शर्मा यानी कि भगवत दयाल शर्मा है, उनकी बात कर रहेंगे। जो भगवत दयाल शर्मा है बेरी झज्जर से इनका संबंध है, जो कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे हमारे, बाबू दयाल शर्मा। तो ये सभी हरियाणा से संबंधित हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू की गई थी। तो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा है ये कब शुरू की गई थी। ऑप्शन है 1982-83, 1985-86 में, 1989-90 में, 1994-95 में। तो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा है ये कब शुरू की गई थी, 1989-90 में शुरू की गई थी। जो हमारा वन विभाग है, हरियाणा वन विभाग है, उसकी स्थापना भी कब की गई थी, 1989 में की गई थी। और उस टाइम पर ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा चलाया गया था जो वृक्ष लगाने के लिए। तो वृक्षारोपण के लिए ये चलाया गया था ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा 1989-90 में। हमसे यहाँ तक क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पेपर में पूछा जाता है हरियाणा में त्रु वृक्ष या फिर वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है, 15 जुलाई को मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा वन नीति कब लागू की गई थी, 2006 में लागू की गई थी। ये क्वेश्चन याद रखना। एक क्वेश्चन के साथ जितने भी मतलब उससे रिलेटेड पेपर में पूछ रखे हैं वे सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो याद रखना, हरियाणा में वन नीति 2006 में लागू की गई थी। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा 1989-90 में शुरू किया गया था। वन विभाग की स्थापना भी 1989 में की गई थी। और वृक्ष दिवस है ये हरियाणा में कब मनाया जाता है, 15 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फारसी भाषा में इसार का अर्थ है किला। इसार शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक द्वारा की गई थी। तो एक तो ये याद रखना, जो इसार शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है और जिसका मतलब क्या होता है, किला। और जो इसार है इसकी स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या ए और बी दोनों। तो हमारी HSSC ने इसमें आंसर के मान्या है ए और बी दोनों, यानी कि फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक इन दोनों के द्वारा। ऑप्शन दे रखा था ए और बी दोनों, तो आंसर की में इसका आंसर यही था, ऑप्शन डी। जो फिरोज शाह तुगलक है इसने 1354 में इसारे फिरोजा के नाम से इसार शहर की स्थापना की थी। और जो हमारा फतेहाबाद है उसकी भी स्थापना 1351 में किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो अगर ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं तो हम दोनों के साथ जाएंगे, नहीं है तो हम किसके साथ जाएंगे, फिरोज शाह तुगलक के साथ जाएंगे। गयासुद्दीन तुगलक ये वही हैं जिन्होंने तुगलक वंश की, जो तुगलक है उसकी नींव रखी थी। तो याद रखना, फिरोज शाह तुगलक 1354 इसार की स्थापना, फतेहाबाद की 1351 में। जो फिरोज शाह तुगलक है इसने 5 शहरों का निर्माण किया था जिसमें से 2 हमारे हरियाणा के थे। टेरेस कृषि किस राज्य में ज़्यादा होती है। तो जो टेरेस कृषि है किस राज्य में ज़्यादा होती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल। तो जो टेरेस कृषि है ये कहाँ पर होती है, उत्तरांचल में होती है सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुविधा के लिए हरियाणा को बांटा गया है। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है, हरियाणा को 6 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, 6 भागों में। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग फरीदाबाद से बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और
आगरा को जाता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है पेपर में, तो याद रखना ये पूछ रखा है इस पेपर में। राष्ट्रीय राजमार्ग है जो फरीदाबाद से बल्लभगढ़, पलवल और मथुरा आगरा को जाता है, तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, ये जाता है फरीदाबाद से आगरा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? हमारा NH-44 है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी मार्ग कौन सा है? ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग कौन सा है? NH-1, ये भी याद रखना, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख। तो हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में 2.5 लाख की राशि दी जाती है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने भारत में राजधानी कहाँ बनाया? तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी भारत में कहाँ पर बनाई थी? ऑप्शन है रोहतक, महेंद्रगढ़, पानीपत, हिसार या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हर्षवर्धन है, हरियाणा का प्राचीन इतिहास है कति पूरा करवा रखा है। जितने भी क्वेश्चन HSSC ने पूछ रखे हैं सारे कवर कर रखे हैं, तो एक बार उन क्लासेस को जाके जरूर देखना। हर्षवर्धन के बारे में बिल्कुल पूरा डिटेल से जो क्वेश्चन हर्षवर्धन से पूछा जाता है वे सभी करवाए गए हैं। तो जो हर्षवर्धन है ये पुष्यभूति वंश का शक्तिशाली राजा था, सबसे शक्तिशाली राजा था हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन है इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? इसने अपनी राजधानी थानेसर को बनाया था। उसके बाद कहाँ पर स्थानांतरित कर दी थी? कन्नौज में। दोनों क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, कौन सी राजधानी बनाई थी? थानेसर, और स्थानांतरित कहाँ पर की थी? कन्नौज में। हर्षवर्धन ने 2 पुस्तकें लिखी थी, 3 पुस्तकें लिखी थी, कौन कौन सी थी? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये 3 पुस्तक किसकी थी? हर्षवर्धन की थी। तो यहाँ पर थानेसर ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर और कन्नौज को बनाया था। और हर्षवर्धन से क्या पूछा जाता है? इसके दरबारी कवि के बारे में पूछा जाता है। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट, जिसने 2 पुस्तक लिखी थी, हर्षचरित और कादम्बरी। दोनों पुस्तक पेपर में पूछी जाती हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था, कौन था? ह्वेनसोंग। 629 ईस्वी में आया था, याद रखना 629 ईस्वी में ह्वेनसोंग भारत में आया था। और उसने एक पुस्तक लिखी थी CU की, जिसमें उसने थानेसर का वर्णन किया था। तो ये क्वेश्चन हर्षवर्धन से पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य को हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है? तो हरियाणा का गिद्दा किसे कहा जाता है? लूर लोक नृत्य, रतवाड़ी नृत्य, घूमर नृत्य या फिर झूमर नृत्य। तो हरियाणा का गिद्दा किसे कहा जाता है? झूमर नृत्य को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से नृत्य का नाम मतलब हरियाणवी आभूषण पर रखा गया है? तो वो भी कौन सा है? झूमर नृत्य ही है। जो लूर नृत्य है ये फागुन माह में किया जाता है, होली के टाइम पर, जब होली आती है उस टाइम पर किया जाता है। लूर नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, इसमें प्रश्नोत्तरी की जाती है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है लूर नृत्य के बारे में। यह केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और एक और नृत्य है, ये पूछा जाता है कि महाभारत कालीन नृत्य कौन सा है? तो महाभारत काल के समय से चलता आ रहा कौन सा नृत्य है? धमाल नृत्य। तीनों के तीनों नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक पूछा जाता है खेड़ा नृत्य, जब भी किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो कौन सा नृत्य किया जाता है? खेड़ा नृत्य किया जाता है। तो ये 3-4 नृत्य हैं, इनको जरूर याद रखना। सूर्य ग्रहण के दौरान, ये कल भी क्वेश्चन करवाया था, आज भी सारे के सारे क्वेश्चन हैं। HSSC पुराने पेपर उठाया करें, और पुराने पेपर के जो क्वेश्चन है वे कर जरूर जाने हरियाणा पुलिस वाले ने। तो जो सूर्य ग्रहण है ये कब लगता है? जब भी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा तो कौन सा होगा? सूर्य ग्रहण होगा। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन लगता है, ये भी याद रखना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ऑप्शन बी। और जब भी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आएगी तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है, दोनों याद रखना। सूर्य ग्रहण अमावस्या ने लग गया करे, पूर्णिमा ने चंद्र ग्रहण लग गया करे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अपनी यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने हेतु चौधरी छोटू राम ने एक जोरदार अभियान आरंभ किया। हरियाणा राज्य में इस पार्टी का नाम था। तो जो चौधरी छोटू राम है इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा हैं। एक तो इसका बचपन का नाम पूछा गया था, अभी पेपर हुआ था।
2023 में, उसमें पूछा गया था कि चौधरी छोटू राम है, इसका बचपन का नाम क्या था? रिचपाल। दीनबंधु भी कहा जाता है, किसानों का मसीहा भी कहा जाता है, ये इसके उपनाम होंगे। तो इसका वास्तविक नाम क्या है? रिचपाल। चौधरी छोटू राम किसानों का मसीहा। दीनबंधु किसे बोला जाता है? चौधरी छोटू राम को। भाखड़ा डैम के जन्मदाता किसे बोला जाता है? चौधरी छोटू राम को। और चौधरी छोटू राम का जन्म कहाँ पर हुआ था? गढ़ी सांपला, रोहतक में हुआ था। और वहाँ पर जो सांपला शहर है उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? छोटू राम नगर रख दिया गया है। और वहाँ पर इसकी एक प्रतिमा बनाई गई है 64 फीट ऊंची, ये भी याद रखना। जो छोटू राम है इसने जाट गजट जो अखबार है वो भी निकाला था 1916 में, ये भी याद रखना, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। छोटू राम ने जाट गजट निकाला था 1916 में। और इसने एक यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था 1923 में किया था। और इसके लिए अभियान कौन सा शुरू किया था? जमींदारा लीग शुरू की थी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे है 1930-32 तक लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों का एजेंडा था। तो 1930 से लेकर 1932 तक जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, सबसे पहले याद रखना जो गोलमेज सम्मेलन है ये 3 हुए थे, 1930 में, 31 में और 32 में। तो इसका एजेंडा क्या था? जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1928 में, उस पर चर्चा करना था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर। साइमन कमीशन की रिपोर्ट क्या थी? इसमें 7 लोग थे और सातों के सातों अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट है इसका बहिष्कार किया गया। ये बनी कब थी? 1927 में बनी थी। भारत कब आई थी? 1928 में। उसके बाद इसका विरोध किया गया क्योंकि इसमें सारे के सारे अंग्रेज थे, सातों अंग्रेज थे। और सबसे ज़्यादा इसका विरोध किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। और वहाँ पर फिर क्या कर दिया? लाठीचार्ज शुरू कर दिया। और उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। याद रखना साइमन कमीशन रिपोर्ट है ये, बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। पेपर में पूछी जाती है कि साइमन कमीशन रिपोर्ट कब बनी थी? 1927 में। भारत कब आई थी? 1928 में। लाला लाजपत राय ने इसका सबसे ज़्यादा बहिष्कार किया और उस टाइम पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और लाला लाजपत राय की एक पुस्तक भी पूछी जाती है, कौन सी है? अनहैप्पी इंडिया। याद रखना, बहुत बार पेपर में पूछी गई है लाला लाजपत राय की ये पुस्तक। आगे चल के फिर जो भगत सिंह है उन्होंने लाला लाजपत राय है इसकी मृत्यु का बदला लिया था। तो 1930 से लेकर 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और पेपर में पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं बस वही क्वेश्चन बताऊंगी जो इन तय पेपर में पूछ रखे हैं। तो जो भीमराव अंबेडकर है इसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो 1930 में हुई उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके बाद 1931 में कांग्रेस की तरफ से गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी ने। और 1930 में ही गांधी ने क्या कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। तो ये याद रखना। तो जो इसका एजेंडा था गोलमेज सम्मेलनों का, इसका क्या था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट है, इस पर चर्चा करनी थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा बहिर्मंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो कौन सी गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? हाइड्रोजन। अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। अगर पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पूछी जाए तो कौन सी है? हाइड्रोजन है। जो नाइट्रोजन है वायुमंडल में कितने % पाई जाती है? 78% पाई जाती है सबसे अधिक। जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें भी कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। हीलियम, सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम। और सबसे हल्की अगर ये पूछा जाए नोबल गैस, ये भी कौन सी है? हीलियम है। हीलियम क्या है? एक नोबल गैस है। ऑक्सीजन कितने % पाई जाती है? 20% पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है? मतलब भविष्य का ईंधन। और ये क्या है? एक ज्वलनशील गैस है। सबसे हल्की कौन सी गैस है? हाइड्रोजन है। लेकिन ये क्या है? ज्वलनशील है। जो हवाई जहाज है उनके पाइपों में कौन सी भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है। जो गुब्बारे हैं उनमें कौन सी भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है। हल्की तो दोनों है लेकिन हीलियम भरी जाती है। क्यों? क्योंकि ये ज्वलनशील है, आग लग जाएगी अगर वो करेंगे तो, या गैस डालेंगे तो आग लग जाएगी। ये क्या है? एक ज्वलनशील गैस है। इसलिए हम सब में क्या कौन सी गैस डालते हैं? हीलियम गैस डालते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहले
स्वदेशी विमान वाहक को किस वर्ष तक चालू करने की योजना है? तो भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक कौन सा था? INS विक्रांत, जिसको 2 सितंबर 2022 को शामिल किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2022। तो यहाँ से ये याद रखना, ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया, 2022 में इसको शामिल किया गया था। तो भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक कौन सा था? INS विक्रांत था। 2 सितंबर 2022 को इसको शामिल किया गया था। 1688 में बंगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहाँ ठहरे थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जा लिया ये वाला। तो जो गुरु गोविंद सिंह है, ये पोटा साहिब से आनंदपुर जाते टाइम कहाँ पर रुके थे? गुरुद्वारा नाडा साहिब में रुके थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जो गुरुद्वारा नाडा साहिब है ये कहाँ पर है? पंचकुला में। ग्रुप डी के पेपर में क्या पूछा गया था? ए और बी कथन बना के क्वेश्चन पूछ रखा था। जो गुरुद्वारा नाडा साहिब है पंचकुला में, घग्गर नदी की तलहटी में स्थित है। ये याद रखना, पंचकुला में है। जो घग्गर नदी है वो पंचकुला से ही हरियाणा में प्रवेश करती है और पंचकुला में ही उस पर क्या है? कौशल्या बांध बना हुआ है। और गुरुद्वारा नाडा साहिब है, ये गुरु गोविंद सिंह के लिए बनाया गया है, ये भी पूछा जाता है। और ये घग्गर नदी की तलहटी में स्थित है। कपाल मोचन ये यमुनानगर में है। तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय, कला एवं संस्कृति के बारे में निम्न में से किस आलेख द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो तोमर राजाओं का शासनकाल था, उस टाइम पर इन सब के बारे में किस में जानकारी मिला है? ऑप्शन है तहकीक-ए-हिंद, कादम्बरी, हर्षचरित, यष्टिलक चंपू। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यष्टिलक चंपू। इसमें तोमर राजाओं के शासनकाल के टाइम पर इसके अंदर सारा का सारा वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तहकीक-ए-हिंद या फिर किताब-उल-हिंद ये किसकी है? अल-बरूनी की है। बहुत बार पेपर में पूछी गई है अल-बरूनी की पुस्तक, जिसमें ब्रह्म सरोवर का भी जिक्र किया गया है। तहकीक-ए-हिंद या फिर किताब-उल-हिंद ये किसकी है? अल-बरूनी की। और अल-बरूनी कौन था? महमूद गजनवी के साथ आया था अल-बरूनी। और यहाँ से एक क्वेश्चन तोमर राजाओं से ये पूछा जाता है, जब महमूद गजनवी ने 1014 में थानेसर पर आक्रमण किया था तो उस टाइम पर हरियाणा में किसका शासन था? तोमर राजाओं का था। जितने क्वेश्चन पेपर में पूछे जा लिए बिल्कुल वही बताए जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो कादम्बरी और हर्षचरित ये किसकी हैं? अभी बताई थी। जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उसकी ये दोनों पुस्तकें हैं, कादम्बरी और हर्षचरित। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। किस राज्य में भारत का बृहत्तम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण का प्रस्ताव दिया है? तो सौर ऊर्जा संयंत्र जो कि तैरता हुआ ये कहाँ पर दिया गया है? तेलंगाना में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तेलंगाना, जहाँ पर स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी स्थापित की गई है संत रामानुजाचार्य की। हुसैन सागर झील कहाँ पर है? तेलंगाना में। स्थापना कब हुई थी तेलंगाना की? 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था तेलंगाना। राजधानी क्या है? हैदराबाद। मृगवानी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तेलंगाना में ही है। और अभी तेलंगाना के नए CM बने हैं रेवंत रेड्डी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा क्योंकि नए CM बने हैं यहाँ के रेवंत रेड्डी। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और क्या है महाराष्ट्र में? तदोबा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अगर हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा वन है, वन का क्षेत्रफल में कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। टाइगर सिटी किसे बोला जाता है? टाइगर का शहर मध्य प्रदेश को ही बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तेलंगाना। 37 क्वेश्चन है, 1916 में रोहतक से चौधरी छोटू राम द्वारा निम्न में से कौन सी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया था? तो एक पेपर में छोटू राम से 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। इससे पहले यूनियनिस्ट पार्टी के बारे में पूछ रखा था, कौन सा अभियान शुरू किया है? जमींदारा लीग शुरू किया था। और 1916 में छोटू राम ने क्या शुरू किया था? जाट गजट। ऑप्शन सी। चौधरी छोटू राम है, इसके बारे में अभी बताया था। रिचपाल का वास्तविक नाम था। दीनबंधु, किसानों का मसीहा छोटू राम को बोला जाता है। भाखड़ा डैम के जन्मदाता छोटू राम को बोला जाता है। और एक ये याद रखना, जो यूनियनिस्ट पार्टी थी इन्होंने 1923 में बनाई थी। एक बार पेपर में ये पूछा गया था कि चौधरी छोटू राम ने यूनियनिस्ट पार्टी का निर्माण किसके साथ मिलकर किया था? तो फैजल हुसैन के साथ मिलकर किया था, ये भी याद रखना।
तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जाट गजट। निम्नलिखित में से कौन सा नेपोलियन की हार का हिस्सा नहीं था। तो नेपोलियन की हार का हिस्सा कौन सा नहीं था, ब्रिटेन, इटली, ऑस्ट्रिया या फिर जर्मनी। तो जो इटली है ये इसकी हार का हिस्सा नहीं था। जो नेपोलियन है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, नादिर शाह को। और नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला दोनों के बीच में करनाल का युद्ध हुआ था, याद होगा। जो करनाल का युद्ध, जो नेपोलियन है ये नादिर शाह अपने साथ क्या लेकर गया था, कोई नूर हीरा और मयूर सिंहासन, जो कि शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला हार जाते हैं और जो नादिर शाह वो अपने साथ लेकर जाते हैं। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। टेक्सटाइल और कारपेट के लिए हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो टेक्सटाइल और कारपेट के लिए कौन सा हरियाणा का शहर प्रसिद्ध है, ऑप्शन है अम्बाला, रोहतक, सोनीपत और पानीपत। तो टेक्सटाइल कारपेट इनके लिए कौन सा शहर फेमस है हमारा, पानीपत, जिसको क्या बोला जाता है, बुनकरों की नगरी, दरी बनाने का केंद्र। पेपर में पूछा गया था एक बार, दरी बनाने का केंद्र कौन सा है हरियाणा में, पानीपत है। और टेक्सटाइल कारपेट के लिए भी फेमस कौन सा हो गया, पानीपत। पानीपत में 3 युद्ध हुए थे। काबुली बाग मस्जिद, ये भी कहाँ पर है, पानीपत में है। और काबुली बाग मस्जिद है, इसका संबंध किस युद्ध से है, पानीपत के प्रथम युद्ध से है। और काला अम्ब स्थान है, वो भी कहाँ पर है, पानीपत में। और काला अम्ब स्थान का संबंध किस युद्ध से है, पानीपत के तीसरे युद्ध से। दोनों याद रखना, काबुली बाग मस्जिद पानीपत के पहले युद्ध से संबंधित है, काला अम्ब पानीपत के तीसरे युद्ध से संबंधित है। बिलूजे लेक कहाँ पर है, पानीपत में। जैव गैस संयंत्र ये भी कहाँ पर बनाया गया है, पानीपत में। रबड़ प्लांट, अमोनिया प्लांट, 2G एथोनेल प्लांट, ये सब कहाँ पर बनाए गए हैं, पानीपत में ही बनाए गए हैं। बुनकरों की नगरी कौन सी होगी, पानीपत। पेट्रोकेमिकल हब किसे बोला जाता है, पानीपत को बोला जाता है। सोनीपत, जो कि हमारी चौथी पुलिस कमिश्नरी बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, हरियाणा पुलिस के पेपर में जरूर पूछा जाएगा। चौथी पुलिस कमिश्नरी कौन सी बनी है, सोनीपत बनी है। या फिर लिखा आएगा कि मेट्रोपॉलिटन सिटी, चौथी मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन सी होगी, सोनीपत। मामा भांजा की दरगाह कहाँ पर है, सोनीपत में है। और जो भारी वाहन प्रशिक्षण केंद्र है वो भी कहाँ पर है, मुरथल, सोनीपत में है। अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी है वो भी कहाँ पर है, सोनीपत के गन्नौर में स्थित है। पहला स्पोर्ट्स स्कूल कौन सा बना था, राय सोनीपत। तो ये सब फैक्ट मतलब देखते ही याद आने चाहिए। मशरूम के लिए बहुत फेमस है, सोनीपत पहले नंबर पर है। अगर हम रोहतक की बात करें तो तलियार झील कहाँ पर है, रोहतक में है। तलियार झील MDU यूनिवर्सिटी 1976 में बनी थी। सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र ये भी कहाँ पर है, रोहतक में है। और क्या है रोहतक में, PGI 1926 में पहला कॉलेज खुला था हरियाणा का, पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज। गौकरण का तालाब कहाँ पर है, रोहतक में। लाखन माजरा गुरुद्वारा ये भी कहाँ पर है, रोहतक में। तो ये सारे फैक्ट याद होने चाहिए। सती को किस गवर्नर जनरल के दौरान नियम 17 द्वारा अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था। तो जो सती प्रथा है ये किस गवर्नर जनरल के टाइम पर ख़त्म की गई थी, ऑप्शन है विलियम बेंटिक, रिपन, डलहौजी या फिर केनिन। तो जो सती प्रथा है ये विलियम बेंटिक है, इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था 1829 में। याद रखना, जो विलियम बेंटिक है भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे विलियम बेंटिक, और इन्होंने ये 1829 में सती प्रथा है उसका अंत किया था राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर 1829 में। और सती प्रथा इसका वर्णन किस में मिलता है, ऐरण अभिलेख में मिलता है, ये भी याद रखना। अगर हम रिपन की बात करें तो स्थानीय स्वशासन के जनक किसे बोला जाता है, रिपन को बोला जाता है। जो हमारी नियमित जनगणना शुरू हुई थी 1882 में, ये किसने शुरू की थी, 1881 में शुरू की गई थी रिपन के द्वारा। स्थानीय स्वशासन के जनक रिपन होंगे। जो फैक्ट्री एक्ट है वो भी कब आया था, रिपन के टाइम पर आया था। 1857 की क्रांति किसके टाइम पर हुई थी, केनिन के टाइम पर हुई थी। और जो डलहौजी है इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हड़प नीति का सिद्धांत है ये कौन लेकर आए थे, डलहौजी लेकर आए थे। PW डिपार्टमेंट किसने शुरू किया था, डलहौजी ने। भारत में रेल की शुरुआत 1853 में किसके टाइम पर चली थी, डलहौजी के टाइम पर ही चली थी। और जो हड़प नीति का सिद्धांत है या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ इलैप्स है, और इसी को ही व्यापगत का सिद्धांत भी बोला जाता है, ये तीनों नाम इसी के हैं, डलहौजी के टाइम पर आई थी। सबसे पहले इसने किसको हड़पा था, सतारा को हड़पा था।
और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अवध को किस आधार पर हड़पा था? कुशासन के आधार पर हड़पा था। पहला कौन सा था? सतारा हड़पा था। कुशासन के आधार पर कौन सा था? अवध था। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक। निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस को समर्पित है? तो सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी पुस्तक याद रखना, इंडियन स्ट्रगल इनकी पुस्तक है। पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक क्या है? इंडियन स्ट्रगल। 1938 और 1938-39 में इसने क्या किया था? जो हरिपुरी और त्रिपुरी सेशन है उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? आईएनसी का जो हरिपुरी सेशन हुआ था 1938 में, उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1939 में त्रिपुरी सेशन है उसकी भी अध्यक्षता कौन बने थे? इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। लेकिन उस टाइम पर 1939 में जो महात्मा गांधी है इन्होंने अपना खड़ा कर रखा था एक पट्टाभी सीतारमैया, और उस टाइम पर सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं 1939 में त्रिपुरी सेशन के लिए। अध्यक्ष बन गए सुभाष चंद्र बोस। फिर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतभेद पैदा हो गए, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद आईएनसी के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और उन्होंने आईएनसी से इस्तीफा देने के बाद क्या किया था? 1939 में जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी स्थापना की थी। पेपर में हमसे यही पूछा जाता है। एक तो 1938 का हरिपुरी सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और इनका नारा क्या है? जय हिंद इनका नारा, ये भी याद रखना। इंडियन स्ट्रगल इनकी पुस्तक है सुभाष चंद्र बोस की। 1943 में सिंगापुर से जो आज़ाद हिंद फौज है उसकी कमान भी संभाली थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जय हिंद का नारा किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। जय जवान जय किसान किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का है ये। हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन कहाँ पर हुआ था? तो हरियाणा पर्यावरण संरक्षण शोध समिति का गठन कहाँ पर हुआ था? चरखी दादरी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चरखी दादरी का पुराना नाम क्या है? दादुर। चरखी दादरी में माना जाता है कि मतलब पहले बहुत ज़्यादा मेंढक थे, इसलिए, और मेंढकों को संस्कृत में दादुर बोला जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा था? पहले दादुर रखा था, और अब इसका नाम क्या हो चुका है? चरखी दादरी। जो चरखी दादरी है यहाँ पर क्या है? कलियाना पत्थर पाया जाता है। भारत में एकमात्र स्थान है ये चरखी दादरी का जहाँ पर कलियाना जो पत्थर है वो पाया जाता है। कुरुक्षेत्र जिसे हम धर्मनगरी बोलते हैं, ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। अगर किसी ने 22 के 22 जिलों वाली वीडियो नहीं देख रखी है ना, तो एक बार जरूर देखना, क्योंकि हर एक जिले तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे कवर कर रखे हैं, एक बार जाके जरूर देखियो। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चरखी दादरी। हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन दादरी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 46वां। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से गर्दन गले में पहने जाने वाला जेवर है? तो महिलाओं के द्वारा गले में पहनने वाला जेवर कौन सा है? असला, मोहनमाला, गुलबंद या फिर उपरोक्त सभी? तो ये सारे के सारे गले में पहने जाने वाले हैं, असला, मोहनमाला और गुलबंद। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ये कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो पीसी मालनोबिस है उनका जन्म हुआ था 29 जून को, और इसीलिए क्या मनाया जाता है? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। जो पीसी मालनोबिस है, जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना है, वो किस पर आधारित है? पीसी मालनोबिस पर आधारित है। तो याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? पीसी मालनोबिस पर आधारित है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को पीसी मालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। याद रखना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? 29 जून। हरियाणा राज्य से राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितने सीट आवंटित किए गए हैं? तो राज्यसभा की सीट पूछ रखी है, हरियाणा से कितनी है? 5। लोकसभा की कितनी है? 10। और विधानसभा की कितनी है? 90। अगर हमसे पूछा जाए कि कुल सांसद सीट कितनी है, तो लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर ही सांसद बनते हैं, तो कुल सांसद सीट है हमारी 15। 10 तो लोकसभा की और 5 राज्यसभा की। विधानसभा की कितनी होगी? 90। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना संबंधित है। तो बहुत बार ये योजना पेपर में पूछी जा है। तो बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना किससे संबंधित है? ध्वजारोहण से है। और ऐसी एक और योजना है सलामती योजना, इसका संबंध किससे है?
परिवार नियोजन से हैं। दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम कौन सी है? ध्वजारोहण से संबंधित है। 65 क्वेश्चन है, लूर लोक नृत्य जिसमें गायकों की प्रश्नोत्तरी होती है किस माह में आयोजित किया जाता है? यह भी बताया था। जो लूर नृत्य है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है और इसमें क्या की जाती है? प्रश्नोत्तरी की जाती है और ये फागुन यानी कि फाल्गुन के माह में किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फाल्गुन में लूर नृत्य। अभी बताया था खेड़ा नृत्य बुजुर्ग की मृत्यु पर होता है। धमाल नृत्य महाभारतकालीन नृत्य है। झूमर नृत्य एक किसी आभूषण पर रखा गया है। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। साल का पेड़ है एक, यानी कि जो साल का पेड़ है ये क्या है? एक ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार पेड़, शुष्क पर्णपाती पेड़, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार पेड़, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती पेड़। तो जो साल का पेड़ है ये क्या है? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती पेड़ है ये। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जो साल के पेड़ है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जो कालेसर नेशनल पार्क है ना वहाँ पर पाए जाते हैं। और कालेसर नेशनल पार्क कहाँ पर है? यमुनानगर में स्थित है और वहाँ पर साल के पेड़ बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। तो साल के पेड़ क्या है? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती पेड़ है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है काला तितर, तोता, सफेद हंस और मयूर। तो हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? काला तितर, ऑप्शन ए। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? सब ने कमेंट करके बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो कमेंट करके सब ने बताना है हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है। 69 क्वेश्चन है कि ये साइंस का क्वेश्चन है। 3 रंग है इसमें और बहुत बार पेपर में तीनों रंगों के बारे में पूछा जाता है। मैंने बहुत जगह देख लिया, ये पेपर में बहुत जगह आ लिया। जो हरा रंग है आतिशबाजी में दिखता है, खालिस्तान के क्लोराइड लवण के कारण होता है। तो ये पूछ रखा है जैसे हम पटाखे बजावा तो उसमें जो हरा रंग दिखा है वो किसके कारण होता है? कैल्शियम के कारण, सोडियम, बेरियम या फिर स्ट्रोंशियम। तो ये 3 रंग दिखाई दिया करें। जो हरा रंग है वो किसके कारण दिखाई देता है? बेरियम के कारण देता है। तो यहाँ पर तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो सोडियम है इसके कारण कौन सा कलर दिखाई दिया करे? येलो कलर, यानी कि पीला कलर सोडियम के कारण दिखाई दिया करे। और स्ट्रोंशियम के कारण कौन सा रंग दिखाई दे है? लाल। तीनों रंग याद रखना क्योंकि मैंने बहुत बार पेपर में देख लिया, तीनों रंगों के बारे में जरूर पूछा जाए। बेरियम के कारण तो हरा रंग दिखाई दे है, स्ट्रोंशियम के कारण लाल रंग और पीला रंग सोडियम के कारण। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? बेरियम, ऑप्शन बी। एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल बिल्ट हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है बिल्ट और वह हरियाणा के कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर में, ऑप्शन बी। यमुनानगर का पुराना नाम क्या हो जाएगा? अब्दुल्लापुर। जो यमुनानगर है, यमुना नदी के कारण इसका नाम क्या पड़ रहा है? यमुनानगर। जो बिल्ट पेपर मिल है जो यमुनानगर है इसमें सबसे ज़्यादा गन्ना होता है और जो गन्ने का वेस्टेज बचा है उसके उस दाम के बनाया करा पेपर बनाया करा। तो सबसे अधिक गन्ना है तो वहीं पर सबसे अधिक पेपर भी बनेगा। तो एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल कहाँ पर होगी? यमुनानगर में है और उसका नाम क्या है? बिल्ट। यहाँ पर एक क्वेश्चन करनाल से याद रखना, ग्रुप सी के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। करनाल तक बिल्कुल मतलब नया सा ही क्वेश्चन था कि करनाल जिले में प्रसिद्ध एक मेला लग गया कर सितंबर महीने में। प्रतिवर्ष सितंबर महीने में कौन सा मेला लगता है? तो किसान मेला लग गया है। ये ग्रुप सी के पेपर में पूछा गया था। और तैयारी उड़े तय करो जड़े तो सिलेक्शन हो। तो मैं जितने भी क्वेश्चन, क्योंकि मैं पेपर देऊँ हूँ तो मैंने पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन नए पूछे जा हैं और एक स्टूडेंट ने बेरा होया कर हमारी कमी की है और हमने कड़े सुधार करना है। तो मैं वे क्वेश्चन लेकर आऊँ हूँ जो पेपर में पूछे जाया करे। तो इन को पेपर में मतलब इन क्वेश्चन बार बार में रिपीट करेंगे ना हम तो हमारे दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ने शेयर करियो और चैनल ने सब्सक्राइब करियो। तो यहाँ पर 72 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। 78 क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित किया गया है? तो ये भी अभी बताया था। जो अमोनिया प्लांट है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? पानीपत में। 2G एथोनेल प्लांट, अमोनिया प्लांट, रबड़ संयंत्र, ये सब कहाँ पर है? पानीपत में है। झज्जर की बात करें तो भिंडावास, खप्परवास दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भिंडावास है वो क्या है? एक आर्द्र भूमि है, ये भी याद रखना। सजावटी मछलियों का प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? झज्जर में स्थित है। अगर हम यहाँ पर हिसार की बात करें तो हिसार तक यूनिवर्सिटी है, याद रखना। 1970 में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद 1991 में जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है
उसका नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रख दिया गया। और वर्तमान में उसके कुलपति कौन है? BR कंबोज। और इन BR कंबोज को अभी 2024 में MS स्वामीनाथन अवार्ड, जिसे मतलब भारत में हरित क्रांति के जनक किसे बोला जाता है? MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। और अभी MS स्वामीनाथन अवार्ड किसे दिया गया है? BR कंबोज को दिया गया है, याद रखना। 2010 में लुवास यूनिवर्सिटी उसकी स्थापना की गई थी हिसार में ही। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहाँ पर है? हिसार में स्थित है। सबसे बड़ा पशु फार्म है वो भी कहाँ पर है? हिसार में स्थित है। तो ये याद रखना। दुग्ध नगरी हरियाणा का हृदय किसे बोला जाता है? जींद को बोला जाता है। पांडु पिंडारा ये भी कहाँ पर है? जींद में ही है। एकलव्य स्टेडियम ये भी कहाँ पर है? जींद में। एकलव्य स्टेडियम जींद में है, लेकिन एकलव्य मंदिर खांडसा गुड़गांव में है। ये याद रखना, दोनों कन्फ्यूजन वाले हैं। एकलव्य स्टेडियम जींद, एकलव्य मंदिर खांडसा गुड़गांव में। 82 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की है? तो हिंद स्वराज पुस्तक है, इसकी रचना किसने की है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, MG रेनाडे। तो हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की है। और इनकी एक और फेमस पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंग्लिश में इसका माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये भी पेपर में पूछी जाती है, हिंदी में भी लिखी आ जाए है, इंग्लिश में भी आ जाए कई बार। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ या फिर सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी किसकी होगी? महात्मा गांधी की होगी। महात्मा गांधी पर भी एक वीडियो बना रखी है, एक भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें महात्मा गांधी के बारे में नहीं पूछा जाता। महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, 10 मिनट की भी वीडियो नहीं है वह, एक बार जाकर उसने देख लियो, महात्मा गांधी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जो महात्मा गांधी है इसके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जिसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया है इसकी सोसाइटी इसकी स्थापना की थी। अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो जो बाल गंगाधर तिलक है इसने 2 लिखी थी, मराठा और केसरी। दोनों पेपर में पूछी जाए। अगर मराठा केसरी किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 17वें एशियाई खेल में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता? तो अभी कौन से नंबर के हुए हैं? 19वें नंबर के एशियाई खेल हुए हैं। कमेंट करके 19वें एशियाई खेल हुए ना, उनके बारे में जितना भी कुछ पता है जिसने भी, तो ज़रूर कमेंट करके बताना है कि 19वें एशियाई खेल है उनके बारे में जो भी कुछ पता है। 86 क्वेश्चन है। बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त 2 सीमा आयोगों के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये क्वेश्चन हमने यूट्यूब पर कितने भी नहीं पाओगा। तो ये फ़ायदा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो हमारे यहाँ ना जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे कवर होते चलेंगे। और यूट्यूब पर देख लियो कहीं पर भी ये क्वेश्चन नहीं करवाया जाएगा। तो बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त 2 सीमा आयोगों के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर सिरिल रैडक्लिफ। और भारत और पाकिस्तान के बीच में भी कौन सी रेखा है? रैडक्लिफ रेखा है। तो ये याद रखना। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन थे इस पेपर के। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने चैनल के बारे में सब बच्चा ने बताना, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल जेन्युइन ऑथेंटिक तैयारी करवाई जाएगी बिना किसी बकवास के। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना।